अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महनूर इफ्तिखार और बूझो तो जीतो ईद स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दिन है, छोटी ईद का दिन है, छोटी छोटी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लाहौर न्यूज़ दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से ईद का दिन आपको मुबारक हो, बहुत अच्छा गुजर रहा होगा आपका दिन। आज हम आपकी ईद के मज़े को दुबारा करने के लिए आपके लिए एक स्पेशल शो लेके आए हैं, जिसमें आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी होंगी जिनसे हम बात करेंगे, वो कॉमेडी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत सारे प्लेज़ लिखे हैं, ड्रामास लिखे हैं और बहुत सारे शोज़ इन्वेंट किए हैं। बहुत से जो अभी ऐसे कॉमेडियन हैं जो इनिशियल स्टेज में हैं, सीखना चाहते हैं, वो इनको देखते हैं, इनकी कॉमेडी को देखते हैं, इनके पुराने प्लेस को देखते हैं। और मैं जिनका नाम लेने वाली हूँ, अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूँ, उन्होंने एक बहुत ही फेमस ड्रामा किया था कॉमेडी, जिसका नाम था फैमिली फ्रंट और उनका कैरेक्टर था खुशियाँ। पहचाना कि नहीं पहचाना? जी, हम इस वक्त हैं नसीम विकी साहब के घर पे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे ईद मनाते हैं और उनका दिन कैसे गुजरता है, क्या मसरूफियात होती हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे कॉमेडी से रिलेटेड भी, और जो वो बताना चाहें, जो हमारे अभी सीखने वाले हैं, नए कॉमेडी में आने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत मुफीद होगी। तो चलिए बढ़ते हैं उनसे बात। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा आपका दिन गुजर रहा है? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा गुजर रहा है। ईदियाँ वगैरह दे दी हैं, ले ली आपने? नहीं, ली कहाँ है, अब तो देनी अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि आप जब आप जो है वो इस उम्र में आते हैं तो आपको खुद जो है वो ईद देनी पड़ती है। जब बड़े हो जाते हैं फिर बंदा फंस जाता है। बड़े हो गए आप? तो बड़े से भी ज्यादा बड़े हो गए। अच्छा, वो कहते हैं ना कि इंसान को जो है ना वो बच्चा, अपना अंदर का बच्चा नहीं मारना चाहिए। नसीम साहब, ईदी आपको अभी तक किसी से मिली नहीं है? नहीं, अभी तक तो देनी पड़ रही है। देनी पड़ रही है। एक वक्त जब मिला करती थी, तो जब आदमी कोशिश करता है कि जी मैं अभी छोटा हूँ, मुझे बड़ा होना चाहिए, तो जब बंदा बड़ा हो जाता है ना, फिर उसको बाद में पता चलता है कि फंस गया। आप जब आप एक उम्र के हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी मैं किसी से छोटा हूँ, जैसे वालदा हों, वालिद साहब हों, या अगर वो हयात नहीं है तो ख़ानदान में कोई ऐसा होता है जो आपको कहता है कि तू छोटा ही है। हाँ, तो ऐसा कोई है आपकी फैमिली में, आप उनसे कहते हो कि यार ये मुझे ईदी देंगे? नहीं, जो मोहब्बत होती है इस एज में, जब आपके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, जब आपके सर पे कोई बड़ा रहता नहीं है, फिर किसी एक ऐसे बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है जो आपको डांट सके, जिससे आपको एक अंदर से, जिसका आपको डर हो, वो हया वाला डर हो, बोले ये नहीं कि मारने वाला डर हो या वो उसका खौफ हो। साहिर इस उम्र में तो यही होता है कि आपको यही डर होता है कि हया वाला डर हो। तो आपकी फैमिली में ऐसा कोई है? कोई चाचा जान हो गए, मामू जान हो गए, कोई है ऐसे? नहीं, चाचा भी फौत हो गए, ताया भी फौत हो गए, मामू भी फौत हो गए, बाकी अपनी अबू सब वो भी फौत हो गए। बड़ी बहन है तो अब उन्हीं के साथ है। उनका डर है आपको? उनका ऑब्वियसली, बड़ी बहन तो बड़ी बहन ही होती है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भाई जितने मर्जी छोटे हों, कहते हैं भाई बड़ा ही होता है बहनों से। तो आपका रिलेशनशिप है ऐसी बहन के साथ, या आप कहते हैं कि बहन बहन ही है बड़ी? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों के साथ, मेरे भाई के साथ मेरा ऐसा इंटरेक्शन है कि वो एक ख़ानदान के अंदर जो बड़े होने वाला अंसर है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं नसीम साहब? ऐसा होता है ना हमारे यहाँ, जैसे ईद का पहला दिन होता है तो हम कहीं जाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक घर ऐसा होता है कि जिसके घर एक दावत होती है, वो फिक्स होती है कि ईद का दिन आएगा तो हमने इनके घर जाना ही जाना है। तो क्या वो आपका घर है या आप किसी के घर जाते हैं? वो ज़्यादातर तो मेरा ही घर है कि यहाँ पर बहनें भी आती हैं, और उसके बाद बाकी जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त सहबाब हैं, वो आना जाना घर पे मेरी तरफ ज़्यादा लगा रहता है। आपके घर में तो रश लगा रहता है? मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें थिएटर करना होता है ईद वाले दिन। अच्छा, लोगों की छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ, लोगों की छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, हमारे डबल शो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो फिर फैमिली तो कहते होंगे कि आप जो है वो रुक जाएं, ईद का पहला दिन है, तो किस तरह से फिर आप मैनेज करते हैं? क्योंकि फैमिली को तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, फिर किया जाता है जी, उनको समझाया जाता है कि ये जो आप ईद मना रहे हैं ना, उसी काम की वजह से मना रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने घर बनाया हुआ है। मैंने एक बात सुनी है कि आपकी जो बेगम है वो बड़ा मज़े का खाना बनाती है। हाँ जी। तो क्या बनाया उन्होंने आज? क्या बनाया, क्या बनाती हैं आप? क्या शौक से बनवाते हैं ईद पे कि बेगम ये होना चाहिए? मैं ज़्यादातर जो, मेरा ऐसा शौक नहीं है कि मैं कुछ बताऊं कि घर के अंदर जो औरतों के साथ आपकी लड़ाई होती है वो इसी बात पे होती है कि वो पूछती है कि क्या बनाऊं, तो बंदे के पास इस बात का जवाब नहीं होता। ठीक है, अगर जवाब दे भी दे तो औरतों ने कौन सा मानना होता है। लेकिन ये भी होता है ना कि जब आप कह देते हैं कि जो मर्जी बना ले, हाँ। और जब वो बना लेती है तो फिर आप कहते हैं एक ही बनाया है।
नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, इसमें अगर आप बात करेंगी तो फिर औरतों के ज़्यादा सवाल निकलते हैं। अच्छा। अगर आप कह दीजिए कि आज अपना आप मटन बना लें, मटन तो अभी कल बनाया था, फिर आप अपना मुर्गी बना लें, अब रोज़ रोज़ मुर्गी अच्छी तो नहीं लगती। दाल बच्चे नहीं खाते। फिर एक काम करें, आप कोई सब्जी बना लें, सब्जी भी बच्चे नहीं खाते। तो फिर आप एक काम करें, हर एक को देखना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से बना ले, कुछ अपनी मर्जी से बनाओगे फिर आप खाएंगे नहीं। ऐसे ही है, मतलब सवाल चलते ही रहते हैं। इसका मतलब ये खवातीन का ये बहुत बड़ा मसला है। मुझे कहती है कि क्या बनाऊं, मैं कहता हूँ हांडी बना लो बस। अच्छा, आपने ये ढूंढ लिया है। खाना तो स्पेशल आप कुछ नहीं कहते कि आज ईद का दिन है, कभी कभार हो जाता है, दिल में आ जाए तो बंदा कह देता है कि ये चीज़ बना लो। तो आप बेगम को आप ईदी देते हैं? ऑब्वियसली, और किससे लेनी उसने। हाँ, जाहिर है। और आप शौहर ही तो होता है जो ईदी देता है। तो आप मुझे बताएं कि बाकी दिन भी ऐसे ही गुजारते हैं, थिएटर में ही गुजारते हैं? दूसरा दिन, तीसरा दिन भी? दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, फिर इससे कंटिन्यू शुरू हो जाता है हमारा पूरा साल काम। फिर हमारे जो मजहबी त्यौहार होते हैं उसके अंदर हमारी छुट्टियाँ आती हैं। रमज़ान हो गया, मुहर्रम हो गए, ठीक है, ईद मिलादुन नबी हो गई, मिराज शरीफ की रात हो गई, शब बरात हो गई। जो इस तरह के हमारे मजहबी त्यौहार इवेंट होते हैं ना, उनके ऊपर फिर हम उनके एहतराम में शोज बंद करते हैं, छुट्टियाँ मिल जाती हैं आपको। तो नसीम साहब ये बताइए कि बचपन की ईद आपको याद है, जिस तरह वालदा आपके साथ रहती थी या वालिद साहब रहते थे, वो ईद कुछ बताएंगे अपने व्यूअर्स को? देखिए, असल एक्साइटमेंट होती थी ना रात को कि सुबह नींद ही नहीं आती थी कि सुबह ईद है और वालिद साहब के साथ मस्जिद में जाना। कोई थोड़ा सा आपको याद है जो आप रिकॉल करना चाहें और आपको खुशी महसूस हो? नहीं, थोड़ा सा नहीं, ये तो दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जिस बंदे को अपना बचपन भूल जाए, क्योंकि उसी के सहारे तो बंदा मतलब खुश हो रहा होता है, जी रहा होता है। जब आप तन्हाई के लम्हों में बैठते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आप अपने बचपन में जाते हैं, आप उन यादों में जाते हैं जो आपने अच्छे लम्हात गुजारे होते हैं। तो दुनिया का कोई भी बंदा जब तन्हा होता है वो अपने दुख को तो याद नहीं करता, दुख को तो वो झुठलाता है, खुश होना चाहता है। अच्छा, वो ऐसा भी होता है ना कि अक्सर कहा जाता है कि आप जब रात के वक्त जाएं, तन्हाई में हो, तो आप सेल्फ एनालिसिस करें। हाँ। आप अपनी गलतियों को देखें, आप सारा दिन देखें कि आपने क्या गलत किया है, क्या नहीं गलत किया। तो अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा जब हम कॉमेडी करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो जुगते लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थिएटर में ही या कोई ड्रामा ही कर रहे हैं तो उसमें कॉमेडी हो रही हो। अक्सर ऐसा होता है कि आपके वर्क प्लेस पे भी लोग आपको जुगते लगा रहे होते हैं और उसमें मजाक उड़ाना भी आ जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि मजाक उड़ाना और कॉमेडी में क्या फ़र्क है? जो कॉमेडी होती है उसमें होता है कि जब आप कोई एक्ट कर रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि लोग हंस रहे हो, किसी की इंसल्ट ना हो रही हो, मज़ाक हो रहा हो, किसी की इंसल्ट ना हो रही हो, किसी बंदे को फोकस ना किया गया हो, किसी बंदे की तज़हीक ना हो रही हो, किसी बंदे को आपने स्पेशली पॉइंट आउट ना किया हो। आप बात ऐसी करें, मासेस की बात करें, आप माहौल की ऐसी बात करें कि उसमें आपको लिए हंसाने में आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए। दिमागी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास मटेरियल होना चाहिए। हाजिर दिमागी भले आपके पास ना हो, आपने भले जोड़ के बातें क्यों ना बनाई हो, एक आपको किस्सा ऐसा सुनाना आना चाहिए जिसमें सब लोग एंजॉय कर रहे हो, विजुलाइज करेंगे यार ऐसा कहीं होता है या ऐसा कहीं नहीं होता, इसको झूठ का तड़का लगा हुआ है, इस पे हंसी आ रही है। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं उनको हंसाना बहुत मुश्किल होता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आया कि सबने आपको कहा, वो होता है ना दोस्त आपस में बैठते हैं तो कहते हैं नसीम आज तू एनू हंसा के बखा, तो कभी ऐसा हुआ है? ये हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत थी, जब हमने अपना थिएटर शुरू किया था तो हम दोस्त बैठा करते थे। जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया, मेरा एक दोस्त था अताउर रहमान जो आजकल यूके में होते हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह अब तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है। तो बहुत ही मतलब रुझान है उनका। तो ब्लैक बेल्ट थे वो जुडो कराटे में। अच्छा। फैसलाबाद से। तो उसको सामने बिठा के जुगते करते थे और वो कहता था मैं हंसूंगा नहीं, और हंसता भी नहीं था वो। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ऐसे लोगों को कैसे हंसाया जाए? अब बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, होता ये था कि मैं उसके सामने बैठ के उसको जुगते करता था। मिमिक्री भी करते रहे आप? वो नहीं हंस रहा, वो ऐसे मतलब सीरियस बैठा है। एंड पे मैं क्या करता था, मैं उसको थप्पड़ मार के दौड़ जाता। अच्छा, ये भी सही है। दौड़ना इसलिए कि उसको कराटे आते, वो ब्लैक बेल्ट है। अच्छा। उसकी किक जो पंखे की तरह चलती थी। अच्छा। ठीक है। तो क्या वो ऐसी बात उसको कह देनी जिसमें उसको हंसी आ जानी, फिर वो मूड टूट जाना कि जी हंस पड़ा जी। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि नसीम साहब, आपको पता है कि बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर बने हुए हैं ड्रामास के लिए, एक्टिंग के लिए, तो कॉमेडी का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है जहाँ पे, जिस तरह नापा है कराची में जहाँ पे एक्टिंग के लिए लोग जाते हैं, लाहौर में ऐसा कोई इनिशिएट क्यों नहीं किया गया कि है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा है कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस काम को अभी तक काम ही नहीं समझा जाता, कॉमेडी को, किसी भी एक्टिंग को भी।
कोई काम थोड़ा समझी जाता है इसको, मतलब लोग इसको एज शुगर ही लेते हैं। बड़े अजीब अजीब अल्फाज से तो आप बुलाया बोलेंगे कि जाता है। आप क्या आप अदाकार हैं, तो आप अदाकार हैं, इसके आप अलावा होस्ट क्या हैं, इसके करते हैं? अलावा काम क्या करते हैं, काम क्या करते इसके हैं? अलावा नहीं, काम क्या करते काम हैं, क्या करते हैं, एग्जैक्टली। ये तो अलावा ये है जो आप कर रही हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि बहुत सारे यहाँ पे टैलेंट देखें है, लेकिन उसको आगे नहीं लेके आया जा सकता या उसको समझा नहीं जाता है। जो बहुत सारे नाम बन गए हैं वो भी शायद उनको इस तरह बॉदर नहीं करते, उनको कहते नहीं नहीं अभी तुम बहुत पीछे हो, मोटिवेट नहीं किया जाता। तो क्या किया जाए इस बार? एक ज़माना था जब तकिए के नीचे एक किताब हुआ करती थी, लोग पढ़ के सोया करते थे, उस वक्त दिमाग रोशन होते थे। फिर वो ज़माना कैसा था कि सिर्फ पढ़ा जाता था, सुना नहीं जाता था, बिल्कुल ऐसे। तो देखा नहीं जाता था, तो आपको सुनाया जाता था, आपको कहीं से पता चलता था जी कि मिर्ज़ा असद गालिब हैं, मीर तकी मीर हैं, ठीक है जी, ज़ौक़ हैं। आपको है शेर व शायरी का शौक? थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ कि जब आप ये देखते हैं ये अदबी लोग अपने शायरी की वजह से आप लोगों को एजुकेट करते थे। शेर का मतलब होता है कि आपको कुछ बताया जाए, एक मतलब छोटी सी 2 लाइनों के अंदर आपको एक पूरी दुनिया समझा दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब लोग ये सुना करते थे तो ये जो मीडिया था ये बड़ा ज़बरदस्त था। उस वक्त क्या होता था, अदब एक दूसरे लोग, अदाकार भी बहुत अच्छे थे उस ज़माने में, काम भी बहुत अच्छा होता था। अब ज़माना आ गया डिजिटल, अब आप जो भी चीज़ है आप बिजली के ऊपर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब जो है वो बोलने का ज़माना आ गया है, पढ़ने का ज़माना है नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जिसकी वजह से हर बंदा बोलना चाहता है, हर बंदा बोल रहा है, कोई सुनना नहीं चाहता। सुनने की सलाहियत खत्म हो गई है। जब सुनने की सलाहियत हो ना, फिर ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती है। अब गवर्नमेंट आपकी क्या करे, क्योंकि आपके गवर्नमेंट के अदारों के अंदर अदबी लोग कहाँ पर हैं जो इस चीज़ को फ़रोग दे रहे हों, जो आर्ट को प्रमोट कर रहे हों, जो आर्ट के लिए काम कर रहे हों, जो अपना कहाँ पर आपकी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो नहीं बन रही हैं, जो पहले से बनी हुई हैं वो वीरान पड़ी हैं। आपके आर्ट्स काउंसिलों के अदारे जितने भी हैं, जहाँ जहाँ पर भी है, वहाँ पर जो थिएटर्स भी चल रहे हैं उनको पे भी बैन कर दिया प्राइवेट जाता है। थिएटर जो है वो चल रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि वहाँ पर अपनी वो नौकरियाँ जो है वो पक्की करके बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ों को बना नहीं रहे, लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे, ना फनकार बन रहा है ना शायर बन रहा है, कोई अपने जोरों बाजू के ऊपर बन जाए तो हो जाए। तो बाकी जो प्राइवेट थिएटर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया हुआ है कि जो काम हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाते हैं ना, तो आपके पास उसका हल होना चाहिए। जब आपके पास उसका हल नहीं, फिर आप भी चुप करके बैठे रहे। यानी कि कोई नेमल बदल होना चाहिए, नेमल बदल देना कि आप ये नहीं कह रहे उसकी जगह पे ये करें, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि अब थिएटर जो है वो तो बहुत ही मासूम बच्चा हो गया, भोला हो गया बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले में जो आजकल दुनिया में, पाकिस्तान में हमारे सोशल मीडिया पर हो रही है। तो नसीम साहब, आप हमेशा बहुत सारे इंटरव्यूज में कहते हैं कि ये कुछ नया नहीं करते हैं, सब जो है वो एक ही चीज़ पे चलने लग जाते हैं, एक ही तरह के शोज करने लग जाते हैं। तो अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है और सब अब यूट्यूब देखते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि यूट्यूब पे कोई इस तरह का एक बना लिया जाए, जैसे एक थिएटर है, आप जाएंगे, टिकट्स खरीदेंगे और वो सब कुछ करेंगे, तो आपने ये सोचा है कि यूट्यूब पे ऐसा कुछ होना चाहिए, सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप सारे स्टार्स इकट्ठे करें और आप अपना एक जो है वो सेटअप स्टार्ट करें। देखिए, ये जो स्टार इकट्ठे करने वाली बात है वो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फुकदान रहा वो इसी चीज़ का रहा है कि यहाँ पर कोई भी मिलके कुछ करना नहीं चाहता। मिलके कोई, हर बंदे ने अपनी अपनी मस्जिद बनाई हुई है, हर बंदा अपने अपना जो जहाँ पर कामयाब हो गया ना वो उसी में उतना कामयाब है, वो कहता बस अब मैं ही हूँ, जो मेरा पीरियड चल रहा है वो यही रहना है, इसको तो ख़त्म नहीं होना, मेरे साथ ही दुनिया है। हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे है, ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। जबकि सारी मिल जाएं तो फिर जाके दीवार बनती है। अच्छा, ये हमारी बहुत ज़्यादा क्लासेस बनी होती हैं हर जगह पे, जैसे एक्टिंग में अगर हम बात कर लें तो कहते हैं ये C क्लास है, ये B क्लास है, ये A क्लास है। तो जो कॉमेडी के लोग हैं उनमें भी ऐसा ही होता है कि ये भी C क्लास लेवल पे है, ये B क्लास पे, और हम लोग जो है वो A क्लास में आते हैं? नहीं, इसमें फैसला जो होता है वो आपकी बात करती है, आपकी जो मतलब वर्थ है, आपकी वर्थ क्या है। मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि मैं मतलब बाज़ लोग होते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में जाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि वर्थ बनाए। जब आपकी वैल्यू बन जाए ना, आपकी वैल्यू के हिसाब से आपका पैसा बन जाता है, फिर उसी के पैसे मिलते हैं। जो आप बात करते हैं ना, वो आपकी बात आपकी वर्थ बताती है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं, आप कैसा दिखना चाहते हैं। मौला अली सरकार का कॉल है ना कि हर बंदा अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है, वो जब बोलता है तो पता चलता है कि ये क्या है। अच्छा, तो इसी तरह कॉमेडी के अंदर भी है, जब आप बात करेंगे आपका मेरे गुफ्तगू बता देगा
कि आप मतलब मजाक कर रही हैं, आप तज़हीक कर रही हैं, आप हंसा रही हैं, आपको लाफ्टर चाहिए, आपको कहका चाहिए, आपको मतलब ठठा चाहिए, आपको मतलब कोई बहुत बड़ा शोर गुल चाहिए, या आपको ऐसी स्माइल चाहिए जो बात करके आप करें। अच्छा ठीक है, तो आप घर में भी वैसे ऐसे ही मूड में रहते हैं, हंसाने वाले मूड में रहते हैं, या फिर नॉर्मल सीरियस के मैं अभी तो इस जोन में नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हर बंदे का एक अपना मूड होता है जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। हर बंदे ने अपने आप को उसी में ट्यून किया होता है। ऐसे ही है। तो मतलब घर के अंदर वैसे तो मैं कहता हूँ कि दुनिया का हर आदमी अदाकार है, क्योंकि जब आदमी सो के उठता है ना तो सबसे पहले वो जिंदा बंदे की अदाकारी करता है। हाँ, ऐसे ही। फिर उसके बाद उसके सामने जो बंदा आता है, अगर आपका बाप आपके सामने आ गया तो आपने फौरन अपना बेटा बन जाना है, आपने बेटे की एक्टिंग करनी है। ऐसे ही है। अगर आपकी बीवी आ गई तो आपने शौहर की अदाकारी करनी है। अगर आपका बच्चा आ गया तो आपने बाप की अदाकारी करनी है। अगर आपके सामने आपका नौकर आ गया तो आपने मालिक बन जाना है। एक ही सेकंड के अंदर, फ्रिक्शन सेकंड के अंदर आपने कितने रोल कर लिए। ऐसे ही बहुत सारे रोल कर लिए। ठीक है ना, ये अदाकारी है तो और क्या है। ऐसे ही है। तो आज ईद के मौके पे नसीम साहब बताएं कि कुछ नया है ऐसा जो आप करने वाले हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो, कोई ड्रामा हो, ऐसा कुछ है नया जो हमारे व्यूअर्स बड़े एक्साइटेड हों कि हम नसीम साहब को किसी और चीज़ में भी देखें? हाँ, कुछ नया लेके आने वाले हैं जी, बहुत कुछ अभी हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि मैंने चोरी छुपे थोड़ी सी आपकी बात सुन ली है, मुझे लग रहा है कि कुछ बनने वाला है, तो हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। आज का जो हमारा ड्रामा तमासील थिएटर में जो शुरू होने वाला है, इस ड्रामे में हम लोग हमने रमज़ान में डिस्कस की थी कोई ऐसा ड्रामा करें। हर बार ना कहते हैं जी सजना नू ईद मुबारक, सोनिया नू ईद मुबारक, ईद मनाओ सजना नाल, ठीक है कि नहीं, अपनों के साथ ईद फलान रमज़ान, कोई नाम वखरा होना चाहिए। तो मैंने कहा यार इस बार ना दिल से नफरत निकालते हैं, दिल से नफरत निकालते हैं। तो जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा है, जिसके ऊपर आपको मतलब प्यार नहीं है, जिसके साथ आपकी लड़ाई है, उसको भी ईद मुबारक कहें। अच्छा, ये आपने तो मैंने कहा उसको भी कहे। अच्छा, ये भले उसको मैंने कहा मतलब अपने इस अंदाज में कह दें। फिर ड्रामे का नाम मैंने ये रखा, जा तनु ईद मुबारक। जावे तनु ईद मुबारक। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो लाइंस होती हैं, अक्सर हम जब रास्ते से गुजरते हैं, इनफैक्ट हमारे ऑफिस के सामने भी एक थिएटर है, तो ये नाम कौन डिसाइड करता है? ये जो राइटर होते हैं जो अपना थिएटर के अंदर जिन्होंने ड्रामा लिखा होता है वो डिसाइड करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ प्रोड्यूसर खुद करते हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं अपने ड्रामे का नाम खुद ही डिसाइड करता हूँ। आप खुद डिसाइड करते हैं? ऑब्वियसली देखिए ये तो मेरा बेबी है। ऐसा होता है कि इस लेवल पर जब आ जाते हैं तो फिर कोई राइटर नहीं है और फिर आपने खुद नाम डिसाइड करना होता है। तो इस लेवल तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। दुनिया का कोई भी काम बगैर मेहनत के आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक जो चीज़ मेन होती है वो आपने वो सुना हुआ ना कि माली दा कम पानी लाना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। फिर उसकी रजा शामिल जब तो राइटर से कभी ऐसा नहीं हुआ कि राइटर ने कहा कि ऐसे मेरा काम है, मतलब नाम डिसाइड करना मेरा काम है, आप एक्ट करते हैं, तो कभी उनसे अनबन नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे इस बात पे एग्री होते हैं, इत्तेफाक करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि मैं जो मतलब उनको बताऊंगा वो अच्छा ही बताऊंगा। ये रिस्पेक्ट है, ये अल्लाह की दी हुई रहमत है, बस उसकी रहमत है। नसीम साहब से जो है वो और भी बहुत सारी बातें होंगी। ईद का दिन है, हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी बातें इनसे करें, आपको भी कुछ नया जो है इनके बारे में जानने को मिले। तो यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। नसीम विकी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इनके साथ चल रही हैं, तो चलिए और भी इनके बारे में जानते हैं। नसीम साहब, लोग जानना चाहते हैं कि आपको पहला ब्रेक थ्रू कब मिला, आपका कौन सा ड्रामा था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ? एक तो मुझे भी याद है जिसमें फैमिली फ्रंट है, खुशिया का कैरेक्टर आपने किया, तो ये आपका ब्रेक थ्रू था पहला? नहीं, जो मेरा पहला ड्रामा था वो ज़रूरत था। अच्छा। मनु भाई का लिखा हुआ था और उसके जवाद नज़ीर साहब प्रोड्यूसर थे। उस ड्रामे में हम लोग, मैं, काशिफ महमूद, मारिया वास्ती, अच्छा, और मीरा हाशमी, जो अपना फैज़ ख़ानदान की मतलब साहबजादी थी, उन्होंने उसमें काम किया था। तो हम चारों का ये मतलब पहला मतलब डेब्यू था जिसमें हमने परफॉर्म किया था। उस ड्रामा के अंदर हमारे साथ जो हमारे सीनियर्स थे, जो बहुत बड़े थे, हमें आते ही बहुत हमारी गुड लक हुई कि हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला, जिसमें आका तालिब साहब थे, सबिया खानम थी, मोहम्मद अली साहब थे फिल्म स्टार, और आसम बुखारी साहब थे। मैं आसम बुखारी साहब का मुलाजिम बना हुआ था और मारिया वासी जो थी वो सबिया खानम साहबा की मुलाजमा थी। अच्छा। तो हम दोनों नौकर हैं उनके और उनके, तो हमारी फिर शादियाँ होती हैं।
अच्छा मेरी और अच्छा, ये कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ एक्टर्स हैं वो कहते हैं हम ये कैरेक्टर नहीं करेंगे, मतलब ये मुलाजिम का हो गया या कोई भी काम वाली का कैरेक्टर हो गया, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तब कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है। हाँ, कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है। मैंने तो कभी इस तरह नहीं किया कि मैं ये कैरेक्टर नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये सीधा बता देता हूँ कि कुछ किरदार ऐसे हैं और वो कौन से ऐसे किरदार जो हैं? मुझे नहीं परफॉर्म होते मुझसे, जो मैं करना नहीं चाहता। तो उसमें होता कि मुझे पुलिस वाला रोल मैं नहीं करता कभी। अच्छा, क्यों? बहुत कम करता हूँ, अगर करूँ तो बहुत कम करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों है? गुस्सा नहीं कर सकते आप? नहीं, गुस्सा नहीं, उसमें ना मुझसे वो होता नहीं है कि आप किसी की नेगेटिविटी दिखाएं। अच्छा, नेगेटिविटी दिखानी किस में होती है? पुलिस का तो किरदार एक बड़ा मुहाफिज का किरदार होता है ना? तो जब लिखा होगा तो उन्होंने मुहाफिज थोड़ा लिखा होगा। उन्होंने क्या लिखा कहना होगा? रिश्वत भी लेता है, उन्होंने कहना कि बंदे भी मारता है, अच्छा, बुरा भी बोलता है, ये भी करता है, कॉमेडी भी करता है। अब ये कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो आपको मतलब जिसको देखकर बच्चों को मतलब ये होता है कि यार मुझे पुलिस वाला बनना चाहिए। ये रोल मॉडल होते हैं, ऐसा मुझे ऐसा करना है, ऐसा कुछ होना चाहिए। किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी है जैसा कभी खान साहब ने किया था। और उस वक्त ज़माने के अंदर लोग कहते थे कि यार हमें पुलिस वाला बनना है, यार कभी खान साहब को मतलब ऑर्डिनरी जॉब दे दो, इनको अपना मतलब एसपी रैंक के ऊपर इनको एजाजी तौर पे अपना मुलाजमत दे दी जाए, जितना इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो आप किन को रोल मॉडल समझते हैं कॉमेडी में? कॉमेडी में एक वसीम अब्बास साहब, उमर शेख साहब, अमानुल्लाह साहब, ये सारे रोल मॉडल हैं, मोइन अख्तर साहब। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, अगर आपने भी नोट की हो नसीम साहब, कि अब जो कॉमेडियंस हैं उनको बहुत अच्छा पहनना आ गया है, अच्छा बोलना आ गया है। अब लगता है कि वो भी एंकर्स के साथ मिलकर नज़र आते हैं कि ये भी एक एंकर की तरह ही बैठे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, उनको बड़े अजीब अजीब से कपड़े पहना दिए जाते थे, अजीब अजीब से गेटअप्स कर दिए जाते थे। अब तो मैंने अक्सर चैनल्स पे देखा है कि कॉमेडियन भी ऐसे लग रहे होते हैं कि वो भी एक एंकर ही हैं। ये जो आपने पहले सवाल किया था, ये उसी बात की अक्कासी करता है कि आपकी वैल्यू आपकी ज़ुबान और आपकी कॉमेडी बताती है कि आपने क्या पहनना है। ठीक है, मोइन अख्तर साहब को कभी आपने गंदे कपड़े पहने देखा है? नहीं। उमर शेख साहब को कभी आपने गंदे कपड़े पहने कभी देखा? नहीं, उन्हें तो हमेशा शूटिंग में देखा वो। ठीक है ना। दिलदार भट्टी साहब भी हंसाते थे, उनको कभी गंदे कपड़े देखा आपने? नहीं, कभी भी नहीं देखा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? जो कुछ कॉमेडियंस होते हैं कि इनको गंदा कर देंगे, इनको मैला कर देंगे, फिर वो लेवल आ जाता है। लेवल आ जाता है, क्लास डिवाइड हो जाती है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या आता है, आप किस तरह से कंफर्ट हो रहे हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ में हंसाना है। अब उमर शेख साहब को इस बात का अंदाजा था, मैंने अपने कंटेंट से हंसाना है, मैंने अपनी बात से हंसाना है। ऐसे ठीक है, एक बंदे को है कि मैंने अपने हुलिये से हंसाना है, मैंने गंदा होकर हंसाना है, मैंने बुरा लगना है, तो पहले लोगों को इस बात पे हंसी है कि यार ये कौन सा बंदा किस तरह की बात कर रहा है। अब एक काला बंदा जब बात करेगा खूबसूरत होने की, तो लोग तो हंसेंगे इस बात पे। हम ये थोड़ी कह देंगे कि ये बहुत अच्छा फनकार हो गया, बस उसके पेरेंट्स उसकी पे जो है वो हालत की हंसी वजह से आएगी। लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, वो कॉमेडियन बहुत वो फनी फेसेस बनाने लग जाते हाँ। हैं, मुंह जो है वो अजीब अजीब करने लग जाते हैं, टेढ़े मेढ़े करना। हाँ। वो उसकी अपनी क्लास होती है, वो उसी के अंदर रहता है। अच्छा, इसको भी आप कॉमेडी समझते हैं? होती तो कॉमेडी है जिसके ऊपर लोग हंसे। देखिए, वो अपनी जात की नफी करके एक बंदा आपको हंसा रहा है ना जी, मैं तो उसको मतलब ज्यादा नंबर दूंगा इस बात के कि वो अपने आप को कितना नीचे लेके जा रहा है, आपको सिर्फ हंसाने के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि ये रोटी के लिए कर रहा है, ज़ाहिर है कमाने के लिए कर रहा है। दुनिया में कौन सी चीज़ है जो आप मतलब किसी और वजह के लिए करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा ये पैशन है और हम ये पैसे के लिए नहीं करते। हाँ, तो फिर ना ले पैसे, छोड़ के दिखाएं को बंदा पैसे। फिर हालात भी बड़े बुरे नजर आते हैं। नहीं, अक्सर सोशल मीडिया पे आए दिन क्लिप्स आ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें कहने के लिए होती हैं, डायलॉग होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह कुछ सियासतदान होते हैं जी के पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, पाकिस्तान के लिए मर जाऊंगा, खून कह के कतरा भी दे दूंगा, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते, जान को खतरा है। सीधा आप जो है ना वो शिकार कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे बताइए नसीम साहब, अक्सर हमारी बहुत सारी मैंने देखी हैं ऐसी जगहें, जैसे एवेन्यू स्टूडियो है, यहाँ पे मैंने देखा है कुछ लोगों को रहते हुए। मेरा जाना हुआ है इस जगह पे शूट से रिलेटेड, तो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, बाकायदा उनके रूम्स हैं वहाँ पे, कॉमेडियंस हैं, कुछ वैसे ही कैरेक्टर हैं, वो किस तरह वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कौन मैनेज करता है, उनका खाना पीना ये वो सब कौन कर रहा होता है? देखिए, एक तो ये बात कि जहाँ पर आप जाती हैं कि स्टूडियो के अंदर रहने वाले लोग जो होते हैं वो अदाकार नहीं होते। ठीक है, स्टूडियो में जाके काम करने वाले लोग अदाकार होते हैं, ऐसे ही है। ठीक है जी। अब आप किसी जगह को अपनी रिहाइशगाह बना लें, वहाँ पर रहना शुरू कर दें, तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरा ये काम है कि नहीं है, ठीक है, मुझे ये काम आता कि नहीं आता।
एक पीरियड तक देखना चाहिए बंदे को, वरना स्विच कर देना चाहिए। आपने मुतक्का क्यों लगाना? तो एवेन्यू स्टूडियो कोई ऐसा अड्डा बन चुका हुआ है जहाँ पे ये सब कॉमेडियन जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं कि अगर उन्हें शुरू में? कोई अड्डा नहीं है ना, वहाँ पर कोई रहता है। और जब आप लोग जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे ये यही रह रहे हैं। वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, स्टूडियो ही है। स्टूडियो ही है वहाँ वो स्टूडियो ही है सर, उनके बैठने के लिए जगह है। ठीक है, वहाँ पे रहा नहीं वो जाता लोग जाते हैं, जाके काम करते हैं, जो रहते हैं, मतलब वो कोई कॉलोनी थोड़ा है। ठीक है, एक बंदे का स्टूडियो है, मतलब उसका ऑनर है, वो क्यों रहने देगा किसी को वहाँ पर? ठीक है। नहीं, बड़ा फेमस स्टूडियो है एवेन्यू स्टूडियो। तो मुझे ये बताएं कि आपको इस वक्त जो है वो क्या नज़र आता है, जो अभी जो कॉमेडियंस हैं उनमें से बेस्ट कॉमेडियन कौन है? बेस्ट कॉमेडियन वो है जिसकी रात अच्छी, कोई ऐसी कैरेक्टर उसका लग जाता है, तो जो कोई अच्छा परफॉर्म कर जाता है वो अच्छा होता है। आजकल यंग जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं, उनमें लड़कियां तो वैसे कम ही नजर आती हैं। बहुत अच्छी लड़कियां आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही है। आकाशा बहुत अच्छी आ रही है। आकाशा बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल, आकाशा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो बड़ी टैलेंटेड है वो। फिर उसके साथ एक अजोका की और लड़की है, वो एक लड़की बड़ी अच्छी है, और बहुत सारी लड़कियां। अच्छा, बहुत सारी, चूंकि ये जो लड़कियां हैं इनको बस बिठा दिया जाता था कि आप हंसें। बहुत सारे अभी भी चैनल्स में हैं, लेकिन आकाशा जो कर रही है वो भी बड़ा ज़बरदस्त कर रही है कि उनको परफॉर्मेंस का मार्जिन दिया जाता है, क्योंकि लेकिन जो हायर करते हैं उनको ये लगता है कि लड़कियां इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती हैं जो लड़के एक्ट कर सकते हैं, जो मर्द हज़रात एक्ट कर सकते हैं। असल में हमारे पास मौके बहुत कम है, हमारे पास वो शॉप्स नहीं है जहाँ पर जो जिसको आता है ना वो वहाँ पर जाकर लगा सके। लड़कियां लड़के पाकिस्तान के अंदर बहुत हैं, टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो वो कहते हैं ना कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। प्लेस नहीं है, बहुत प्लेस नहीं है किसी के पास। किसी अगर प्लेस है भी तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर स्नैप किया जाता है, रोका जाता है, रोक दिया जाता है, और अगर किसी के अंदर टैलेंट हो उसको भी रोक दिया जाता है। तो अगर आकाशा हो गई, ये होगी, जितनी इस तरह की लड़कियां हैं, तो एक आरजू लड़की है, और उसके बाद एक लड़की सोशल मीडिया से इन्होंने बहुत इर्जा, इस तरह का नाम है वो लड़की का, वो दोनों बड़ी टैलेंटेड है। इर्जा एंकर है, वो बड़ी कमाल है दोनों। उसके मैं देखता हूँ उनके शोज, अपना मुख्तलिफ क्लिप वगैरह देखता हूँ। सोशल मीडिया यूज करते हैं। इतनी टैलेंटेड है कि उसको खुद को नहीं पता वो कितनी टैलेंटेड है। उसको खुद को नहीं अंदाजा कि वो क्या खतरनाक चीज़ है, वो क्या बला है वो। अच्छा, हाँ, ये आप एक खातून के बारे में मैं कह उसके रहे बारे में ये बात कर रहा हूँ कि अगर उसको मतलब प्रमोट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको स्क्रिप्ट बना के दिए जाए, वो तहलका मचा देगी। लेकिन ऐसा होता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्क्रिप्टेड काम नहीं करते हैं, मतलब उनको होता है कि हम खुद ही बोलेंगे, अगर स्क्रिप्टेड हो जाएगा तो वो बहुत फेक लगना शुरू हो जाता है। ये वो लोग करते हैं जिनको कुछ आता नहीं होता है, ठीक है, या बहुत कुछ आता होता है। दरमियान में रह के आपको क्या करना है, जो आपको तरतीब में लेके जाती है चीज़, वो स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट होती है। जब आप एक तरतीब में स्क्रिप्ट के साथ चलते हो ना, फिर 10 बंदे आपको सपोर्ट करते हैं, फिर एक किरदार जिन बन जाता है। जिस तरह मैं आरजू की बात कर रहा हूँ कि वो अपने ताई जो कुछ कर रही है, कभी उसका टिकटॉक देख लिया, कभी उसका कुछ देख लिया, वो देख के बंदा हैरान होता है। अब अगर उसकी पैकिंग कर दी जाए तो जबरदस्त हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगी। ऐसा ही है। सोशल मीडिया आप यूज करते हैं? मैं करता हूँ, देखता हूँ, मैं ज़्यादा देखने में, मतलब अपना खुद मैं कम ही करता हूँ। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर मैं अपना लगाता कुछ नहीं हूँ, देख लेता हूँ, देख के पता चल जाता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है वहाँ पर। अब वो जो लड़की जो काम करती है, मैं उसके बारे में ये कहता हूँ कि अगर इसको कुछ बना के दे दिया जाए तो ये क्या करेगी, कुछ अलग ही धमाका होगा। जब बंदा खुद कर रहा होता है ना, बंदा थोड़ा कॉन्शियस भी हो जाता है कि पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। जब आप मुझे देंगे बना के करने के लिए, फिर मैंने जोर लगाना है, मुझे पता होगा कि आपने मुझे बना के दिया है, मुझे आपको पहले प्रूव करना है कि मैं कितना अच्छा परफॉर्मर हूँ। तो आप ये देख के जब ऐसे सोशल मीडिया के कॉमेडियंस को देखते हैं, जैसे आपने बात की है, 2-3 लड़कियां इनकी बात की है, तो आपको भी लोग मशवरा देते हैं कि नसीम साहब ज़रा सोशल मीडिया पे आएँ, आप भी कुछ ऐसा एक्ट करें, आप भी कोई कंटेंट की तरफ आएँ? जी, मुझे कहते हैं, मैं आने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने कामों से मतलब इतनी फुर्सत नहीं है। थिएटर भी करना है, फिर अपना टीवी का शो भी करना है, पूरा दिन ऑक्यूपाइड होता है। रात को 9 बजे मैंने अपना थिएटर पे चले जाना है, फिर मैंने रात को 2-2:30 बजे घर आना है। इस रूटीन से निकल के फिर मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो रमज़ान में, जैसे रमज़ान के महीने में प्लेस चलते हैं, कॉमेडी के प्लेस चलते हैं, तो वैसे आपको कोई ऑफर आती है कि आप जो है वो इसमें कोई कैरेक्टर करें कॉमेडी का? रमज़ान में तो थिएटर की छुट्टी हो जाती है, ठीक है। जो हमारे शोज़ होते हैं जो टेलीविज़न पे चलने होते हैं। तो नसीम साहब, आपने जो है वो इंडिया में भी काम किया, तो अब जो आपको पता है कि जब काम करना होता है इंडिया के लोगों के साथ, तो उसके लिए दुबई जाना पड़ता है, तो अभी ऐसा कुछ है आपको कि जब कहते हैं कि कोई काम करें तो आप जी दुबई आ जाएँ या किसी और प्लेस पर आ जाएँ, वहाँ पर कनेक्ट होते हैं, फिर वहाँ पर कोई काम करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, पहले कभी दुबई इस तरह गए हैं,
ना दुबई में काम होता है। मैंने जितना भी काम किया मैंने इंडिया में ही जाके किया है। ठीक है, लेकिन अब तो आजकल तो मेरा ख्याल है बैन है। आजकल तो बैन है, सबका बैन है, कोई भी दुबई भी नहीं जाता ना कोई। हाँ, सिर्फ ये पंजाबी जो फिल्में हैं वो यूके में, कनाडा में इधर बनती हैं, तो वहाँ पर जाके सारे ये बना के तो फिल्म करते हैं। तो बाकी जो इंडिया वाला काम था वो वहीं जाकर मैंने किया। मैंने फिल्म सिटी में किया, मैंने वहाँ के जो स्टूडियोज हैं वहाँ पर किया है। तो इंडिया आपने बहुत दफ़ा यकीनन बताया होगा, लेकिन आज फिर बता दें कि इंडिया में और पाकिस्तान में आपको टैलेंट के हवाले से क्या फ़र्क नज़र आता है, प्यार के हवाले से क्या फ़र्क नज़र आता है? जो लोग वहाँ रिस्पेक्ट देते हैं टैलेंट को, पाकिस्तान में उस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है? पहली बात तो ये कि जो काम है ना, वो लोग अपने काम की पैकिंग बड़ी अच्छी करते हैं, उस काम की बहुत इज्जत करते हैं और उसको बना के फिर जब उसको दिखाते हैं, उसको बाकायदा एक स्क्रिप्टेड करके एक चीज़ को मजबूत तरीके से बना के खुद उसको हंस के एंजॉय करके फिर आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर जिस चीज़ का फुकदान है वो ये है कि हम बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर किसी बात के शुरू हो जाते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि, मुझे नहीं पता होता, ये मेरे साथी को नहीं पता होता कि इसका बनेगा क्या, रिजल्ट आना तो बहुत दूर की बात है। जिस वजह से टैलेंट यहाँ पर है, ये लेकिन नहीं है। अगर तरतीब आ जाए, कदर करने वाले कदर करने वाले तो लोग हैं। देखें, और ये पाकिस्तान कैसी सरजमीन है, यहाँ पर जो हमारे देखने वाले हैं वो कितनी मोहब्बत करते हैं कि ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है, सारा कुछ देख के फिर अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो होता है यहाँ पर तो बंदर का तमाशा भी देख लेते हैं। ये तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग जो है वो कॉमेडी करना और कुछ इस तरह से करते हैं कि बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग कंटेंट चला जाता है, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं कॉमेडियंस, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इससे ही फेम हासिल की है। तो आपको लगता है कि ये कॉमेडी है? नहीं, ये कॉमेडी तो नहीं है, ये तो सीधी सीधी जिल्लत होती है। ठीक है। हाँ, जब लोग आप काम कर रहे होते हैं उसमें एक ऐसा कोई चीज़ आ जाती है जो आपको नहीं पसंद, मतलब आपकी बात से अगर मैंने मतलब निकालना, कीड़ा निकालना, तो मैंने निकाल ही लेना है। आपने ये देखना कि किस बंदे ने कितनी तादाद में कितना काम किया है। अगर उसके फ्लो में एक दो चीज़ें ऐसी आ भी गई हैं तो उसकी तो माफ़ी हो जाती है। लेकिन एक बंदा कारी हो रहा है, आपका कंटेंट ही यही है, आपका कंटेंट ही यही है, लोग तो इससे ऐसे ऑफेंड लोगों हो का जाते मुहासबा हैं। होना चाहिए फिर तो लेकिन एट द सेम टाइम नसीम साहब, थिएटर में भी यही होता है। थिएटर से तो शुरू हुआ, पहले थिएटर से ही स्टार्ट हुआ ये सब बोलना, ये सब बातें करना। तो आप इसमें कोई चेंज आया है कि नहीं आया? नहीं, चेंज अब किस इसमें क्या आएगा। हम लोग कहते थे कि जी के फैमिली ड्रामा देखने नहीं आती, अब वो सारी फैमिली तो टिकटॉक बनाने लग गई। मैंने अच्छा बड़ी दफ़ा ये अपने कोलीग्स को कहा, मुझे बात सुने, एक थिएटर के ऊपर इल्ज़ाम था कि जी यहाँ पर माँ बहन की इज्जत नहीं है, ये माँ बहन को बात कर देते हैं, ठीक है, माँ की इज्जत नहीं करते, बहन की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे को बात करते हैं। ये तो एक दूसरे को बात करते थे। अब जो आपका कंटेंट चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो अपनी फैमिलियों के साथ कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, व्लॉगिंग जो हो रही है, आप बताएं ये मतलब बताने वाली है। वो तो चलो एक फर्जी बहन है जिसको बात कर रहा है, जो जुगत लग रही है, किरदार को जुगत लग रही है, वो तो एक हवाई बात है। आप तो डायरेक्ट अपना एक दूसरे की फैमिली को दिखा के बात करके तो वो पैसे कमा रहे हैं। अब थिएटर तो फिर बचा अगेंस्ट है आप इसके? 100%। मतलब आप अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, आपकी फैमिली आपके के लिए नहीं कमाती। लेकिन अब तो वो ये रहा है कि फैमिली ही एक तरह फैमिली अपना आप दिखा के आपको कमाने का जरिया बन रही है। मैं मेरा छोटा भाई, मेरी जो उसकी बीवी, वो स्कूल टीचर थी वो। अच्छा। मतलब मुझे मतलब ये बात करनी नहीं चाहिए, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैंने ये बात की थी उसको। मेरी वाइफ थिएटर में काम करती थी, तब मैंने शादी की है, शादी के बाद मैंने उसको कभी थिएटर फिर देखने में नहीं दिया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये होता है, इसलिए होता है कि जैसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर कोई एक्ट्रेस से शादी करता है तो उसके बाद वो कहता है कि शादी तो मैं तुमसे कर लूँगा, लेकिन आपने फिर ये काम नहीं करना। जैसे आपने भी कहा कि वो थिएटर करती थी, मैंने उन्हें छुड़वा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम कहा जाता है कि फील्ड बहुत अच्छी है। ये बात नहीं है। अब आपके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पास अपना है, ठीक है। देखने वाले ने जब बात करनी, वो कहता है जी देखो जी खुद ये कर रहा है औरतों के साथ, दूसरों के साथ, अपनी क्यों नहीं कर रहा। मैंने शादी की है अपनी फैमिली बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए। मुझे जरूरत नहीं है कि मेरी बीवी कमा के लाए, मुझे पता कि अल्लाह मुझे मेरा दे रहा है। और शौक, ठीक है, शौक जो होता है ये किसी का नहीं होता, ये ऐसे फजूल बात होती है। दुनिया में कोई एक बंदा बताए जिसने सारी जिंदगी शौक के लिए किया हो, काम को दूसरा किया और इससे पैसे ना लिए हो। ठीक है, ये प्रोफेशन है। अच्छा।
ये डायलॉग होते हैं कि आपने इजाज़त लेने के लिए आपने बहाना लगाना है, आपने लोगों को इंस्पायर करने के लिए एक बात करनी है, लोग यार वाकई बड़ा शुक्रिया है, वो यार बड़ा आदमी है। ठीक है, मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। अच्छा, ये अभी आप ये पहले आपने डिस्क्लोज किया हुआ था कि आपकी वाइफ भी पहले थिएटर ही करती थी? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अब आपने घर बैठ देखना है, आपने बीवी बनना है, आपका वो किरदार है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमा के लाऊंगा, मैं दिन देखूँ रात देखूँ कुछ भी करूँ, मैंने आप लोगों को देखना है, मैंने फैमिली को देखना है, मैंने पूरा करना है, और मैं अपनी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। तो जहाँ तक फिर अल्लाह का मेरे साथ मेरा जो भी उनका मेरे ऊपर कर्म है, तो मैं उसके सारे मतलब उसके दुआ मांग के घर से निकलूंगा, आपके लिए सारा कुछ करूंगा, क्या ज़रूरत है। अब अगर इसको दूसरी तरफ से आ जाओ आप, मतलब मैं घर से बाहर हूँ, मेरी बीवी भी घर से बाहर है, वो किसी और जगह काम कर रही है, मैं किसी और जगह काम कर रहा हूँ, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? अच्छा, आप जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शौक वॉक नहीं है। ये अभी जेड़ा भी बंदा तुम मेरे सामने लिया के मैं बता दूंगा कि नहीं भाईजान तुम पैसे लेंदे हो, कोई शौक वॉक नहीं है आपने। अच्छा, मेरी नज़र में एक दो ऐसी ख़वातीन हैं जो कहती हैं कि हमारे पीछे से हम बड़े सेटल्ड हैं, हम सिर्फ इसलिए काम करते हैं टीवी पे कि हमें आना है हम और इंडिपेंडेंट हो जाए। अच्छा, शादी से मुझे एक और वाक़या याद आया, लेकिन अभी जो है वो हम ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि एक वाक़या मेरी प्रोड्यूसर साहिबा ने बताया कि वो आपने ज़रूर नसीम साहब से पूछना है, तो वो हम जो है वो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम आपसे पूछेंगे। तो बस यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है। अच्छा, मैं चाय भी बनाता रहा हूँ। अच्छा, हमारा चाय का खोखा भी था, तो मैं अपने अब्बू के साथ चाय भी बनाया करता था। अच्छा, नसीम सर ने जो है वो हमें चाय की ऑफर की, तो मैंने कहा क्यों ना आप जो है वो हमें खुद अपने हाथ से चाय बना के पिलाएं। कुलचे तो आपने लोगों को बड़े खिलाए हैं। अच्छा, मैं चाय भी बनाता रहा हूँ। अच्छा, हमारा चाय का खोखा भी था, तो मैं अपने अब्बू के साथ चाय भी बनाया करता था। अच्छा, बाकी जो घरों में होता है वो इसके पौवे के साथ डालते हैं, लेकिन मुझे इस तरह भी डालनी आती चाहिए। देखिए, अच्छा, वाह, जिस तरह होटलों के अंदर नहीं करते। हाँ, और चाय जो है वो जब तक कप पे बाहर लगी ना हो तो पता ही नहीं लगता कि वो चाय जो है ना वो बनी। होटल्स में भी आपको पता है ऐसे ही होता है। ये आप मेरे हाथ की चाय पियेंगी, पता नहीं आपको मज़ा आता कि नहीं आता। चलिए आप उधर ही आ जाए। चले, ठीक है, लीजिए चाय लीजिए जी। जबरदस्त, आप तो चाय भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। बेगम कितनी दफ़ा चाय बनवाती हैं आप? बड़ी ईद पे आएंगे ना तो फिर आपको नान लगा के दिखाओ। नान के साथ बकरा भी होगा जाहिर, फिर अपना बड़ी ईद है तो ये ना होना आप कहेंगे खाली नान ही लेंगे। नहीं, गोश्त तो हमारे पास वैसे ही होगा। अच्छा, वैसे चाय के पॉइंट्स बहुत बन चुके हैं, एक चाय का पॉइंट भी खोल सकते हैं आप अपने नाम से। कुछ भी हो सकता है। जब आप इस मकाम पे पहुंचते हैं तो आपका नाम ही चलता है। फिर सोचे कभी आपने कोई रेस्टोरेंट खोलने की तरफ? बहुत बार सोचता हूँ, लेकिन करते नहीं है। करते नहीं। ऐसे बहुत सारे ख्वाब हैं करने के लिए हौसला और टाइम चाहिए। ऐसे वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और नसीम विक्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब उसी वाक़े से आते हैं कि एक वाक़या है जहाँ जब आपकी यूके में शादी होने वाली थी और आपके वालिद साहब ने वहाँ पे कुलचे लगाए थे। ये वाक़या वालिद साहब ने नहीं लगाए थे, वो मैं खुद ही गया था। मैं एक शो का होस्ट था। अच्छा, तो हमारे दोस्त हैं मुश्ताक चौधरी साहब, हमारा एक शो गया था, मैडम रेशमा थी, अरशद महमूद थे, मेरा हो सके तो मेरा एक काम करो जिन्होंने गाना गाया वो थे, अपना अमरशद साहब, उनका बैंड था पूरा, उनकी सारी टीम थी। तो मैं उस शो का होस्ट था, वहाँ गया तो वहाँ पर ये हुई थी कि नान लगाने वाला वहाँ पर नहीं था। अच्छा, तो मैं चूँकि अपने अब्बा के साथ लगाता रहा हूँ नान पहले। अच्छा, तो ये मैंने वाक़या सुना है कि आप लगाते रहे हैं। तो लगाता रहा हूँ, फिर उनको नहीं पता था इस बात का। अच्छा, तो जब वो नान लगाने वाला चला गया, उन्होंने कहा जी कौन लगाएगा? मैंने कहा देखिए कोशिश करते हैं, हम खुद बनाते हैं। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर वो नान लगाए थे। अच्छा। तो वो सारे ना खा भी रहे थे और हैरान भी हो रहे थे कि ये तो शो का होस्ट है, ये क्या कर रहा है? इसको नान लगाने कैसे आते हैं? हाँ। तो और कोई ऐसे दिलचस्प वाक़यात? हमारे सखी सरवर साहब हैं जो अलीसा एंड कंपनी के जो रूहर वहाँ हैं, वो एक थिएटर इंडस्ट्री भी चला रहे, साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी, मतलब एक जादूगर आदमी है वो। अच्छा, वो ना अक्सर रात को मुझे क्या करते थे कि विकी साहब आते हुए ना रास्ते में से वो किसी तंदूर से मेरे लिए 2 नान पकड़ लाना। अच्छा। वो घर पहले पहुंच जाते थे, हम दोनों एक ही इलाके में रहते थे, एक ही घर में। तो मैंने कहना अच्छा, तो उन्होंने कहना कि आके ना वो चौकीदारों को पकड़ा देना या गेट के सामने टांग देना, मैं शाहपुर वहाँ से लेकर चला जाऊँगा। ठीक है। अब मैं मुल्तान रोड पे ना एक कारीगर तंदूर के ऊपर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार उसको शीशा उतार के मैंने कहा 2 नान तो दे दो। कहता जी कारीगर नहीं है। फिर आपने तो नहीं लगा लिए। तो मैंने सखी साहब को मैंने कहा मैंने 3-4 जगह पे देखा, तो वही मैं तो खाता कुछ नहीं हुआ, विकी साहब को कुछ करो प्लीज़ 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 इनको वो ला दे। मैंने कहा यार ताड़ी मेहरबानी लगा दे 2 नान।
भाजन कहता मैंने लाने नहीं आते। मैं कहा मैदा पिया के तां जी पिया। अच्छा। मैं गाड़ी से निकला, उतर के जाके मैंने वो मैदे के दोनों के पेड़े बनाए, 2-3 नानों के। अच्छा। उसके बाद उनको तंदूर के अंदर आग थोड़ी सी सेट करके मैंने नान लगाए, तो ना बंदा उठ के देखने लग गया कि यार ये एक्टर है, ये क्या हरकतें कर रहा है। तो जब मैंने नान लगाया, नान लगा के बाहर निकल, मैंने कहा कितने पैसे? कहता कोई पैसा नहीं। तो अच्छा, अभी भी आप ये कर लेते हैं, नान लगा लेते हैं? अभी भी अगर कोई फैमिली इवेंट हो और नान ना आए, जैसे कोरोना का दौर आया था, लॉकडाउन लग गया था, तब तो नहीं आपने घर में नान लगा लिए थे? नहीं, अभी इधर हमारे घर में एक फंक्शन था, तो बाहर हमने इसी घर के अंदर वो जो डिस्पोजेबल तंदूर घर पे आते हैं, बिल्कुल ऐसे है, तो वो आए हुए थे। तो अंदर हम खाना खा रहे थे, वो जो भी नान निकालता था ना वो बंदा, वो सारे फटाफट पकड़ के तो लेकर निकल जाते थे। दोस्त शरारतों में भी पड़े हुए थे। अच्छा। ठीक है, अब मुझे चूंकि नान लगाने आते हैं, अब ना वो जो नान निकाल के बाहर रखे वो करते। मैंने जाके इधर उधर देखा, मैंने पता कि इन्होंने मुझसे नान ना जो बाहर रखने इन्होंने उठा लेने हैं, ऐसे ही है। ठीक है, तो मैंने हाथ के अंदर से 2-3 ना 4 ना अपने हाथ से ही सीखों के बगैर ही वो निकाल के अंदर भाग गया। हाथ से ही निकाल लिया आपने? मेरा इतना भी तजर्बा था। इतना तजुर्बा था। तो चलिए नसीम साहब, एक हमारा ना सेगमेंट है जिसमें हम देखेंगे कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है। अच्छा। देखते हैं आपको इनके जवाब आते हैं कि नहीं है। अगर नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं है, आप कोशिश ही कर सकते हैं। अच्छा, वो बताइए, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पैम्पर लगाना, डायपर लगाना बैन है? लगाना बैन है तो अपना ही पाकिस्तानी। महंगाई इतनी है कि खरीद ही नहीं सकते। हाँ। अच्छा, कोई आइडिया आपको हो? मुल्क पाकिस्तान। हाँ। गलत जवाब है। अच्छा, वो क्या है जो इंसान अपनी बहन और बेटी की देख सकता है लेकिन माँ की नहीं? जवानी। नहीं, इसका मैं हिंट आपको देती हूँ। जैसे अक्सर हम मूवी शादी। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, वो कौन सा मुल्क है जहाँ नीले रंग की जीन्स नहीं पहन सकते? नीले रंग की जीन नहीं पहन सकते? ये मेरे दिमाग में था, ये मुल्क बड़ा आसान है। वहाँ पर उसको समझे, ये तो चलिए मैं आपको चॉइस दे देती हूँ, इतनी मुश्किल में हम आपको नहीं डालेंगे। जनूबी कोरिया या शिमाली कोरिया? जनूबी कोरिया। गलत जवाब। शिमाली कोरिया। चलो थोड़ा सा इधर आ जाए। थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा, H2O और पानी में क्या फ़र्क है? वो H2O है, वो पानी है। अच्छा, वो कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं? बड़ा आसान है। जिसके पेट में दांत होते हैं? खरबूजा। नहीं, इधर उधर से सपोर्ट मिल रही है आपको। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं ले रहा। नहीं, खरबूजा हो सकता है या तरबूज हो सकता है। नहीं, दांत होते हैं। अच्छा, बकायदा दांत होते हैं? नहीं, बकायदा दांत नहीं, मतलब दांत होते हैं। मैं डरी गया, मैं केड़ा ऐसा फल है बंदा खोल लेते हो दांत पे आ जाए। अच्छा, वो कहते हैं ना, उसको जन्नत का फल कहा जाता है। ये जन्नत का फल है। अनार। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सा रूम है जिसमें ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा? रूम मुल्क? नहीं, बड़े मुश्किल सवाल लिख दिए मेरे प्रोड्यूसर ने। अच्छा, हमारी कौन सी तो कवर ही कहा था, तो वही रूम है कैसा जहाँ पर खिड़की दरवाजा नहीं होता। मेरा जवाब तो सही है तकरीबन। अगले सवाल पे आते हैं। हमारी कौन सी बहन है जिसके शोहर को हम बहनोई नहीं कह सकते? बड़ा आसान सा जवाब। हमारी कौन सी बहन है जिसके शोहर को हम बहनोई नहीं कह सकते? ये केड़ी बहन है ऐसी? इस तरह बहनोई भी नाराज होएगा, बहन भी नाराज होएगी। अच्छा, इसमें हिंट ये है कि इसका ताल्लुक हॉस्पिटल से। अच्छा, सिस्टर, नर्स। अगर 12 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाएं तो बाकी कितनी रह जाएंगी? सॉरी दोबारा पूछिए। अगर 12 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाए तो कितनी रह जाएंगी? पहले बाद मछलियां डूबेंगी क्यों? और इतनी शर्म वाली मछलियां जो डूब के मर जाएंगी। मच्छर ज्यादा खून चूसते हैं या रिश्तेदार? रिश्तेदार। आप कैसे रिश्तेदार हैं? नहीं, ये मैंने जनरल बात की, अपनों की नहीं बात की। आपके रिश्तेदार अच्छे हैं? आपकी कोई फूफी ऐसी नहीं है जो आके कहे सानू बुलाया नहीं? मैं कहता हूँ कि मेरी फूफियाँ दुनिया से चली गई हैं, अगर होती तो बड़ा मजा आता। अच्छा, ऐसी फूफियाँ अल्लाह सबको देता। बहुत अच्छी फूफियाँ, बहुत अच्छी फूफियाँ। चलें, तो बड़ी अच्छी बात है। माउंट एवरेस्ट की दरियाफ्त से पहले सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी थी? कोई भी नहीं थी। वही थी। एक गंजा एक घर में गया, उसने सारी चीजें चोरी की लेकिन एक चीज छोड़ दी, वो क्या है? बुर्श होगा, कंगा होगा। कंगा। वो क्या चीज है जो हम नाश्ते से पहले नहीं कर सकते? जो हम नाश्ते से पहले नहीं कर सकते? तो कोई भी ऐसी चीज नहीं नाश्ते से पहले कर सकते। नहीं, एक चीज है जो हम नाश्ते से पहले नहीं कर सकते। नींद पूरी नहीं कर सकते? नहीं। ये जवाब नहीं। कौन सी चीज़ है जो नाश्ते से पहले नहीं कर सकते?
हम खाना नहीं खा सकते नाश्ते से पहले, डिनर नहीं कर डिनर सकते नहीं हैं। कर सकते, बिल्कुल वही, हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा मुझे बताएं, आपकी लव मैरिज हुई? जी। उससे पहले, उनसे भाभी से पहले कोई क्रश था? बड़े थे। कोई एक क्रश जो आप बताना चाहें जिनसे शादी नहीं नहीं, हुई? आप बताओगे तो अब फिर क्रश हो जाएगा। क्रश ही हो जाएगा। हाँ, जब आपकी भाभी कोई से एक होती है ना जो, अच्छा सबसे पहले तो लड़कों को अपनी ट्यूशन वाली बाजी से मोहब्बत हो जाती है, अपनी टीचर से तो मोहब्बत हो दुनिया जाती है। के, अब देखो जी, हर बंदे का ना दो मोहब्बतें होती हैं, पहली और आखिरी। पहली मोहब्बत होती है जिस टीचर के पास आप पढ़े होते हैं, और आखिरी मोहब्बत वो अस्पताल की नर्स होती है। जिरन्ना मेकअप करके आ जाती है, बंदा सोचता है मैं पहली और आखिरी बेड पे मोहब्बत, हूँ और ये हाँ। इतना तैयार होकर आई हुई है। पहली और आखिरी मोहब्बत, ये दो आखिरी मोहब्बतें मोहब्बत होती है, यही पहली है। टीचर और दूसरी नर्स। तो आपकी पहली मोहब्बत टीचर थी? नहीं, टीचर नहीं थी, मैं ऐसा बच्चा नहीं था। तो स्टडी में कैसे थे? स्टडी में बस नॉर्मल, एवरेज। नॉर्मल थे। Average। तो आपने सोचा कि स्टडी जो है वो मुझे करनी चाहिए, छोड़ा कब, पढ़ाई कब छोड़ी आपने? मैं जब पढ़ रहा था, बेसिकली मुझे बाप के साथ काम भी करवाना पड़ता था, तो घर के हालात को बेहतर करने के लिए मैं एक ऐसा बच्चा था कि जो इस कोशिश में था कि मतलब ये जो घर के हालात हैं ये बेहतर होने चाहिए। तो अच्छा। उसमें मैंने अपने माँ बाप के साथ बड़ी कोशिश की, सपोर्ट की। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सपोर्ट की या मैं कुछ करके दिखाया, क्योंकि माँ बाप के सामने आप माँ बाप की तरह कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। मैं जब अपने बाप की ज़िंदगी देखता हूँ तो मुझे आज भी रोना आ जाता है कि हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी मेहनतें की, हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी मेहनतें की। और आप जिस मकाम पे इस वक्त मौजूद हैं, या जब आपको बहुत तरक्की मिली, वो आपके वालिद साहब ने देखी? देखी, देख लेकिन सके मैं नहीं समझता कि अभी 2018 में उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। 18 में। लेकिन हमारे अंदर वो एक जो खलश होती है ना, जो एक चीज़ की रह जाती है कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो होता है। उन्होंने वो नहीं देखा जो आप उन्हें दिखाना तो चाहते थे। दिखाना चाहिए जो जिस पे वो खुश हो जाते हैं, जितनी उन्होंने मेहनत की थी ना, उनका रिवार्ड उनको मिलता। लेकिन वो रिवार्ड भोले आप लोग क्या थे। समझते हैं? वो ये होता कि आप उनकी खिदमत करते, या बहुत सारा पैसा, या उनको बहुत खुश सारी- देखता, बस मैं देखता कि वो जिंदगी में मजा करते हैं। मैं उनको बीमारी में ना देखता। बीमार थे वो? अब बीमार हो गया ना जी, होता कि जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो तंग होते हैं ना, तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को तंग नहीं देखना चाहता। बाप आपके सामने, आपकी माँ आपके सामने हंस खेल रही हो, खुश हो, तंदुरुस्त हो, बच्चे उसको देखें। वालदा की कोई आखिरी बात और वालिद साहब की कोई आखिरी बात याद हो आपको? आखिरी नहीं, उनकी जिंदगी में जितनी बातें सारी याद हैं। उनका चेहरा, उनकी एक एक बात, उनका समझाना, उनका कोई एक बैठना, लम्हा होता है ना जो बिल्कुल जब उनके आखिरी लम्हात होते हैं आपको याद रह जाता है? कोई एक ऐसी नसीहत जो जाते जाते वो कर जाते हैं कि ऐसे मत करना या ऐसे कर लेना? मुझे जो मेरी खुशकिस्मती है वो ये है कि मेरा बाप और मेरी माँ मुझे ये बात कह कर गए, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे ये बात कही थी। अबू मेरे सिगरेट पिया करते थे, तो मैंने ना अम्मी के कहने पे अबू को कहा कि अबू सिगरेट ना पिया करें। अच्छा। तो अबू गुस्से में थे उस वक्त। अबू मतलब अपनी एक वो जवानी में मैं बच्चा, तो उन्होंने मुझे पंजाबी में गुस्से में कहा, कहता जो तो अपनी कमाई दे आगे देगा उसको मना करी। अच्छा। और मैं चुप कर गया। मैं कहा अम्मी अबू ने दिया क्या देता। अम्मी कहती ठीक है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने बाप के साथ जब मैं कर रहा था, तो मुझे ना, मैं हॉस्पिटल से वापस लेकर आया एक दिन, तो मुझे ना ऐसे बैठे बैठे मैंने ना गले लगा लिया। तो मुझे कहते कि यार पप्पू, मैं तेरे नाल गल करने लगा कि यार मैंने माफ़ कर दी। मैं क्या अबू किस गल तो माफ़ कर दी? वो मैं तेन जरा क्या कि जो अपनी कमाई का सिगरेट पियाएगा। मैंने नहीं पता। हाँ कहता तू तो कहता मेरा दिल खुश कर देता, मैं तेरे तो खुश हाँ। वो बात सुन के मुझे मतलब एक दफ़ा मैं हिल गया कि ये मेरे बाप को मतलब कह तो दिया, लेकिन इनको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने पता नहीं क्या फील किया क्या नहीं किया। लेकिन खुशी इस बात की हो गई थी कि दिल को एक हल्का सा बंदे को होता है कि मेरा बाप मुझसे खुश है। मेरी माँ ने मुझे जब दुनिया से जाने का वक्त था तो अक्सर ये बात मुझे कहती थी, कहती पप्पू के मुझे मरने का डर नहीं है, बस ये है कि तुम्हारे साथ जुदाई पड़ जाएगी। हाय। फिर मुझे एक दिन मेरी माँ ने कहा, कहती पप्पू इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन मिलांगे। अच्छा। ये अच्छा, ऐसा होता है कि जब आपके वालिदैन में से कोई चला जाता है या वालिदैन ही चले जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कब क़यामत आएगी और कब हम मिलेंगे। हाँ। ऐसी ईदें, कई ईदें उनके बगैर गुजर जाती हैं, कई ऐसे मौके जो हैं वो उनके बगैर गुजर जाते हैं। उस वक्त तो पता नहीं क्या होना है। ये तो इल्म सारा मेरे रब के पास है, वो जानता है। हमें ये पता है कि हमारा माँ बाप नहीं है, हमें दुनिया में जिस काम के लिए भेजा हम उससे गाफिल हो चुके हैं, हम उससे बहुत हट चुके हैं। हमें इस बात की समझ ही नहीं आ रही। हम उसी इंतज़ार में लगे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे आगे सब कुछ ब्लाइंड है।
वो जो होगा उसके बाद पता नहीं क़यामत वाले दिन किसी ने मिलना है, किसी ने नहीं मिलना, उसने क्या सोच रखा है रब ने, उसने कैसे मिलाना है। अगर मुझे मेरी माँ चाहिए तो मेरे बच्चे को भी तो उसकी माँ चाहिए, मुझे मेरा बाप चाहिए, मेरे बच्चे को भी तो मेरा बाप चाहिए, मेरे बाप को भी तो मेरा बाप चाहिए। ऐसे ही है, ये बस तो ये एक सारी चलती चेन है, जाती ये उसी का बनाया हुआ सिलसिला है, ये न जाने कैसे होगा, ये उसी को पता है सारा। हाँ, ये हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता इसी का होती हैं। नाम तो रब है ना, इसी का नाम रब है, बिल्कुल सही बात है। तो आई होप व्यूअर्स आपने जो है वो नसीम विकी का ये इंटरव्यू जो है एंजॉय किया होगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की और अपनी वालदा और वालिद साहब के बारे में भी जो उन्होंने नसीहत की वो भी इन्होंने आपको बताया। तो थैंक यू सो मच नसीम साहब, आपका आपने हमें जो है वो अपना इतना स्पेशल वक्त दिया ईद के दिन, क्योंकि ईद का दिन वैसे ही बड़ा मसरूफ़ होता है और उसमें से वक्त निकालना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।